आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत की जो शासकीय व्यवस्था है उसको जान लेते हैं कि कौन कौन से विभाग हुआ करते थे और किस शासक के समय में वो विभाग हुआ करते थे या किस शासक ने उन विभागों को विकसित किया था। ठीक है, तो सिर्फ ये आपका एक फैक्चुअल कंटेंट होगा आज की क्लास में और इसको आपने टू द पॉइंट लर्न करना है। देखिए, सबसे पहले तो दीवान ए अर्ज क्या है। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है और ये सैन्य विभाग बलबन के शासनकाल में हुआ करता था। ठीक है। दीवान ए रियासत क्या है। तो दीवान ए रियासत तो आपको मैंने जब अलाउद्दीन पढ़ाया था तो बताया भी था कि दीवान ए रियासत क्या बोलते थे हम, बाजार नियंत्रण के लिए बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो प्रमुख था उसको हम क्या कहते, बाजार अधीक्षक कहते थे, जिस पद पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे विश्वसनीय गुलाम मलिक काफूर को रखा हुआ था। इसके बाद दीवान ए मुस्तखराज किसे कहते हैं, राजस्व विभाग को कहते हैं। पहला तो आपके लिए इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि दीवाने अर्ज किसे कहते हैं, दीवाने रियासत किसे कहते हैं, दीवाने मुस्तखराज किसे कहते हैं। ठीक है तो दीवाने मुस्तखराज कहते हैं राजस्व विभाग को और ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। फिर है दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही किसी विभाग को कहा जाता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। दीवान ए अमीर को ही किसी विभाग को कहा जाता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। फिर दीवान ए खैरात। ठीक है, देखो खैरात शब्द से कई सारे जो आपके विभाग है उनके तो नाम से आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। खैरात मतलब क्या है आपका, दान देना, खैरात में देना, तो दान विभाग है ये। और ये फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में विकसित किया था। दीवान ए बंदमान, ठीक है, किसके समय में था ये, इसको पहले तो गुलाम विभाग कहते हैं क्योंकि बंद क्या कर रहे हैं आप, बंद कर रहे हैं किसी को अपने घर में, तो वो क्या आपका गुलाम बनेगा। तो गुलाम विभाग करके इसको याद कर लीजिएगा। किसके समय में था ये, फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, इसके बाद धार्मिक मुद्दों का विभाग दीवान ए रिसालत को कहते हैं। राइट, कुरान उल इस्लाम दिल्ली में स्थित एक मस्जिद का नाम है। ये जो प्रमुख जो शासन व्यवस्था थी उसके संबंधित शब्द तो हमारे ऊपर हो गए हैं, बाकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो भी इसमें नोट कर सकते हैं आप लोग। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार से हुआ करता था, तो देखिए सबसे ऊपर तो सल्तनत में सुल्तान ही होता था, जो कि राजा कहिए, शासक कहिए। ठीक है, जैसे हमारे समय में आज राष्ट्रपति कहते हैं। इसके बाद नायब, आप लोगों को पता है कि ये पद किस समय आया था, गुलाम वंश के समय में आया था, जब रजिया सुल्तान के बाद जो गुलाम वंश के शासक थे वो बहुत अयोग्य थे और उनके ऊपर अपने आप को रखने के लिए जो तुर्क थे, जो तुर्क सरदार थे, उन्होंने ये पद बनाया था। ठीक है, तो नायब सुल्तान का उप प्रमुख हुआ करता था और कई बार तो सुल्तान को नायब की जो बातें होती थी वो माननी अनिवार्य हो जाती थी। इस वजह से ही पहले नायब को ये सुल्तान जो थे उस समय के उन्होंने मरवा दिया था। अब आपके लिए प्रश्न है कि कौन सुल्तान था जिसके समय में पहला ये पद रखा गया था और उस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, इसको आप रिकॉल कीजिएगा, क्लास के बाद मैं आपसे पूछूंगा। फिर है वजीर। वजीर तो आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री। फिर दीवान ए रिसालत विदेश विभाग का होता है। फिर है सद उसुदुर, इस्लामी न्याय मंत्री को कहते हैं। दीवान इंशा, शाही सचिवालय को कहा जाता है। दीवान अर्ज बताया ऊपर अभी आपको, रक्षा मंत्री को कहा जाता है, आपका रक्षा मंत्रालय जो हुआ आपका। काजी उल कुजा न्याय मंत्री हो गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें थी आपकी जो सल्तनत काल में आपको याद करनी है। कुछ विभाग हैं, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, अरबी में ये नाम है और ये नाम अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत बढ़िया है। एग्जाम में पूछने की या एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा भी कुछ मिलते रहेंगे तो हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। राइट, तो अभी आपसे मैंने पूछा था कि नायब ए या नायब किस राज्य के समय में आया था। ठीक है, किस
गुलाम वंश के किस शासक के समय में आया था? तो आंसर याद रखिएगा आप लोग, बहराम शाह के समय में ये जो नायब ए ममिलकात पूरा नाम था इसका, ये आया था। ठीक है, ये शब्द। चलिए, अब हम लोधी वंश पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। लोधी वंश सल्तनत काल का अंतिम वंश है। इस वंश के जो अंतिम शासक हैं इब्राहिम लोधी, उनकी मृत्यु के बाद, या कहें कि उनको हराने के बाद, फिर बाबर अपने राज्य की नींव रख लेते हैं भारत में, और फिर मुगल वंश का आरंभ होता है जो कि 1857 तक चलता है लगभग। राइट। तो देखिए कहाँ से आरंभ होता है। पहला तो ये याद रखना है आपको कि ये जो है ये अफगान मूल के थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये तीनों ही तुर्क वंश के थे। सैयद वंश जो थे वो शिया वंश के थे। ठीक है, और कहाँ से आए थे ये कोई चर्चा का विषय तो है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई तथ्य दिया नहीं है, बट माना जाता है कि वो तुर्किस्तान के नहीं थे, तुर्क नहीं थे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है कि तुर्क कौन नहीं थे, सैयद वंश के लोग, और दूसरा लोधी वंश के लोग। तो अफगान मूल से संबंधित थे। तो पहले राजा हैं बहलोल लोधी। 1451 से लेकर के 1489, 1451 टू 1489 ईस्वी तक बहलोल लोधी का शासन यहाँ चलता है। बहलोल लोधी कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? तो देखिए बहलोल लोधी जो हैं, इनके दादाजी होते हैं मलिक पहराम, पिता होते हैं इनके मलिक काला। और लेकिन जो ऐसी कहानी है कि पिता की मृत्यु बहलोल लोधी के जन्म से पहले ही हो जाती है। ठीक है, फिर इनको पालने पोसने का जो काम करते हैं इनके चाचा करते हैं, नाम होता है उनका मलिक सुल्तान शाह। ठीक है, और गाजी की उपाधि धारण कर लेते हैं कौन? बहलोल लोधी गाजी की उपाधि धारण करते हैं, क्योंकि देखो गाजी की उपाधि धारण करने का इनका मेन उद्देश्य ये होता है किसी भी राजा का, इससे पहले भी आपने देखा धारण किए थे, कि जो भी व्यक्ति गाजी के नाम से गद्दी पर बैठेगा तो लोग उसके प्रति वफादार हो जाते हैं, क्योंकि गाजी शब्द का अर्थ होता है जो गैर मुस्लिम को हरा करके अपना मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करेगा, यानी कि मुस्लिमों की पैरवी करने वाला व्यक्ति, जो उसको गाजी कहा जाता था। तो जितने भी मुस्लिम जो लोग थे या जनता थी वो इनको वैसे ही पसंद करते थे और इनके वफादार हुआ करते थे। ठीक है, तो याद रखना है गाजी की उपाधि इन्होंने धारण की सबसे पहले गद्दी में बैठने से पहले। तारिक ए दाऊदी, जब तक वह अपने सरदारों से मिलता था तो सिंहासन पर नहीं बैठता था। ऐसी बात अब्दुल्ला नामक एक लेखक ने कही है। और किस पुस्तक में कही है? तारिक ए दाऊदी। तो तारिक ए दाऊदी में बहलोल लोदी, या कहीं कि लोदी वंश के संबंध में काफी कुछ कहानियां हैं। और इसी पुस्तक में ये बात कही गई है कि जब तक बहलोल लोदी अपने सरदारों से, सरदार कौन? जो उसके तुर्क सरदार हुआ करते थे, या कहीं कि अफगान सरदार जो थे, जो उसके शासन चलाने में सहायता करते थे, उसके खास थे, तो जब तक उनसे मिलता था तो सिंहासन में नहीं बैठता था। माना फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो गद्दी पर बैठा हुआ है और कुछ सरदार, सरदार मतलब वाले सरदार नहीं, हाँ पंजाबी वाले सरदार नहीं, जो मुखिया होते हैं अपने अपने क्षेत्र के वाले सरदार, तो जब इससे मिलने आते थे तो उस समय अपना सिंहासन छोड़ दिया करता था, क्योंकि मानता था कि ये मेरे मित्र हैं या मेरे अजीज हैं और मैं इनका राजा नहीं हूँ। ठीक है, इस प्रकार से भी उसने कई सरदार जैसे उनको अपना बहुत अच्छा कहीं की मित्र बना लिया था। इन्होंने शर्की सुल्तान जो महमूद शाह है, ठीक है, उनके साथ भी संबंध स्थापित किए। और चलिए आगे देखिए, ग्वालियर के एक अभियान में दिल्ली लौटते समय लू लगने के कारण इनकी मृत्यु हुई। अब मैंने फिर पहले बताया था आपको कि ऐसे जो राजा हैं जिनकी मृत्यु कुछ खास कारणों से हुई, आपको याद रखना है। तो लू लगने से किसकी मृत्यु हुई है? तो लू लगने से लोधी वंश के जो शासक, सॉरी संस्थापक हैं बहलोल लोधी, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का एक बहुत अभूतपूर्व कार्य किया था। बहलोल सिक्के भी इन्होंने चलाए। 38 वर्ष तक इन्होंने एक लंबे समय तक शासन किया, ये भी याद रखना है आपको। और पानीपत के निकट एक स्थान है नरेला, ठीक है, वहां पर बहलोल ने महमूद शाह को हराया था। और महमूद शाह कौन थे? सरकी के सुल्तान थे। सरकी के सुल्तान महमूद शाह थे।
इनको इन्होंने हराया भी था। ठीक है। मोहम्मद शाह ने बहलोल को खान ए जहां की उपाधि भी दी। तो इसके बाद फिर आपका सिकंदर लोदी आता है। तो सिकंदर लोदी में जाने से पहले हम थोड़ा सा बहलोल को लोदी को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहलोल लोदी कौन थे? ये अफगान वंश के थे, या कि कहें कि अफगानी शासक थे, जिन्होंने भारत में पहले अफगान शासन की नींव रखी। इनके पिता का नाम था मलिक काला, जो कि इनके जन्म से पहले ही मर चुके थे, और इनके जो चाचा थे मलिक सुल्तान शाह, इन्होंने इनको पाला था। गाजी की उपाधि धारण करने के बाद ये गद्दी पर बैठे, और ये इतने वफादार थे अपने मित्रों के लिए कि ऐसा कहा जाता है, एक पुस्तक है तारीख दाऊदी। तो पहला प्रश्न तो ये बन गया कि तारीख दाऊदी में किस वंश के शासनकाल की चर्चा है? लोधी वंश के शासनकाल की चर्चा है, याद रखिएगा। जब वह अपने सरदारों से मिलता था तो सिंहासन पर नहीं बैठता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसके संबंध में कहा गया है? तो बहलोल लोधी के संबंध में कहा गया है। इनका एकमात्र युद्ध हुआ था शर्की के सुल्तान महमूद शाह से, और महमूद शाह से युद्ध में ये जीत गए थे। राइट। और इस प्रकार से एक अच्छे एक सशक्त वंश की या शासन की इन्होंने नींव रख दी। लेकिन एक बार लू लगने के कारण, ठीक है, कहाँ लू लगी थी इनको, ये देख लीजिएगा कि ग्वालियर के अभियान से दिल्ली लौटते समय, तो ग्वालियर के अभियान से दिल्ली लौटते समय इनको लू लगी, और लू लगने के कारण ये बीमार पड़े और इनका इंतकाल हो गया, या कहें कि इनका देहांत हो गया। अब आते हैं सिकंदर लोधी की तरफ। तो सिकंदर लोधी का नाम सुनते ही आप लोगों को आगरा याद आ जाना चाहिए कि आगरा की स्थापना किसने की है, या आगरा को किसने बसाया है, बोलते हैं तो सिकंदर लोधी ने बसाया है। 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक इन्होंने राज किया, और लोधी वंश का इनको सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है। इन्हें गज ए सिकंदरी, या इन्होंने गज ए सिकंदरी भूमि मापने का जो एक पैमाना होता है वो चलाया था। आपने कई जगह सुना होगा कि भूमि जो है स्क्वायर फीट में मिलती है, कई जगह पर नाली के हिसाब से मिलती है, कहीं पर गज के हिसाब से मिलती है। ठीक है। तो दिल्ली देहरादून इन साइडों का अगर आप जाते हैं तो दिल्ली जो ये प्रॉपर्टी मिलती है आपको, वो गज के नाम से मिलती है। तो गज ए सिकंदरी एक पैमाना है भूमि नापने का। याद रखना है आपको, गज नाम आते ही आप याद रखेंगे कि ये भूमि मापने का पैमाना है, पूछा जा सकता है आपसे। तो किसने चलाया था? ये सिकंदर लोधी ने चलाया था। गज सिकंदर की जो माप है वो कितनी होती है? 30 इंच का एक गज होता है। 1504 में आगरा शहर की इन्होंने स्थापना की, और 1506 में उसको अपनी राजधानी भी बना लिया। राइट। इन्होंने फारसी में कुछ कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन अपने वास्तविक नाम के स्थान पर इन्होंने गुलरुखी नामक उपनाम से ये कविताएं लिखी हैं। तो गुलरुखी नाम से इन्होंने फारसी में कुछ कविताएं लिखी हैं, याद रखिएगा। और साथ ही साथ कुतुब मीनार की मरम्मत कराने का श्रेय भी है इनको। कुतुब मीनार का नाम आते ही फिर से रिवाइज करते हैं हम। कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसने? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके नाम पर रखी थी? तो एक सूफी संत थे, है ना, उनके नाम पर रखी थी। क्या नाम था? रिवाइज कीजिएगा या रिकॉल कीजिएगा। लेकिन इल्तुमिश ने इसको पूरा करवाया था, और उसके बाद फिरोज शाह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, और उसके बाद फिर अभी आप देख रहे हैं सिकंदर लोदी ने भी इसको क्या किया, थोड़ा सा इसकी मरम्मत कराने का कार्य किया है। लज्जत ए सिकंदर शाही, ये एक ग्रंथ है जिसमें गाने या कहीं संगीत संबंधी विद्या या अध्ययन है, और ये फारसी भाषा में है। फरंग फरहगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ है। तो इन्होंने एक तो कविताएं लिखी गुलरुखी के नाम से, दूसरा लज्जत सिकंदरी, और फरहंगे सिकंदरी, दो किताबें लिखी, जिनमें से लज्जत सिकंदर शाही जो है वो गाने की किताब है, यानी इसमें संगीत वगैरह का ज्ञान है, और फरहंगे सिकंदरी जो है वो आयुर्वेदिक ग्रंथ है, जो फारसी में अनुवाद किया गया जिसका। चलिए अब आते हैं हम इब्राहिम लोदी की तरफ। और इब्राहिम लोदी इस वंश के अंतिम शासक है। इनके पश्चात ये जो वंश है इसका ये सल्तनत काल का अंत हो जाएगा, और फिर मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। ठीक है।
सिकंदर लोदी का पुत्र था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को इन्होंने दिल्ली तथा जलाल खां को इन्होंने जौनपुर दिया था। ठीक है, तो गृह युद्ध से बचने के लिए इन्होंने, किसने, सिकंदर लोदी ने अपने जो दो राज्य थे दो पुत्रों में बांट दिए। दिल्ली का राज्य दे दिया इब्राहिम लोदी को, और जौनपुर का दे दिया किसको, जलाल खान को। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो सरदार थे, तुर्क सरदार थे, जो हर बात में हस्तक्षेप किया करते थे, उनका दमन करना शुरू कर दिया या उनके दमन की नीति अपनाई। और सबसे पहले इन्होंने अपने भाई जलाल खां की हत्या कर दी। ठीक है, और जौनपुर को मिला लिया अपने में। फिर इसके बाद ग्वालियर में विक्रमजीत सिंह उस समय शासक थे, उनको हराया और ग्वालियर को अपने राज्य में मिला लिया। और इसके बाद राणा संग्राम सिंह, जिनको हम राजा राणा सांगा भी कहते हैं, ठीक है, इनको भी पराजित किया, राइट। और राणा सांगा के कुछ राज्य को भी अपने में मिला लिया। तो इस प्रकार से इब्राहिम लोदी ने अपने वंश में सबसे ज्यादा विजय हासिल करके अपने वंश की नींव और अधिक फैलाई, राइट। लेकिन जो इनके चाचा थे आलम खां और दौलत खां, ये दोनों के दोनों इनसे बहुत ज्यादा रुष्ट थे, क्योंकि इनको कोई शक्ति मिल नहीं रही थी, पावर नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, बाबर से सहायता मांगने के लिए गए। तो याद रखना है, दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, ये दोनों के दोनों बाबर के पास जाते हैं, क्योंकि उस समय बाबर एक शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जा रहा था और महत्वाकांक्षी भी था। तो इन्होंने बाबर से सहायता मांगी कि आप आइए हमारे भारत में और इब्राहिम लोदी को हराइए और ये शासन हमको दे दीजिए, और इसके बाद हम आपके वफादार अगर ही काम करेंगे। तो बाबर के पास ही जाते हैं, इससे सहायता मांगते हैं। और बाबर भी यहाँ आने से पहले जो राणा सांगा है, भाई ये देख लेता है कि इस राजा के दुश्मन कौन कौन है। तो राणा सांगा इसके बड़े दुश्मन होते हैं और राणा सांगा से सहायता मांगते हैं, और राणा सांगा इनको सहायता देने के लिए हाँ कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में। ठीक, तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होने पर इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाएं आमने सामने आती हैं, जहां पर बाबर की सेना बहुत छोटी होती है, इब्राहिम की सेना बहुत बड़ी होती है। लेकिन बाबर की सेना क्या होती है, सुसंगठित होती है। ये आधुनिक जो हथियार होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, जो तोप वगैरह यूज करते हैं, है ना। भारत में सबसे पहले एक बड़े युद्ध में तोप का प्रयोग करने का श्रेय भी बाबर को जाता है। इनकी जो सैन्य पद्धति है उसकी रूमी पद्धति कहते हैं, रूमी, रॉ में छोटे बड़े की मात्रा और मौ में एक ही डंडा, ठीक है ना, रूमी पद्धति। और एक कुशल व्यूह रचना के माध्यम से क्या करते हैं, इस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। अब इसमें होता क्या है, कैसे हराते हैं, ये भी ध्यान दें आप। अच्छा, एक और बात, इनके दो तोपची होते हैं, एक का नाम होता है उस्ताद अली और एक का नाम है मुस्तफा। तो याद रखना, उस्ताद अली और मुस्तफा नामक दो तोपची बाबर की सेना में होते हैं, और इनके सहायता से ये इस युद्ध को काफी हद तक जीत लेते हैं। और होता क्या है, ये अपनी जो सेना होती है उसको चार टुकड़ियों में बांटते हैं। तीन टुकड़ियां आगे से हमला करती है और एक टुकड़ी जिसमें एक खुद होते हैं वो पीछे से आकर के हमला करती है। और जब पीछे से हमला करती है तो इब्राहिम लोदी को लगता है कि सेना बहुत बड़ी है, चारों तरफ से हम पर हमला हो गया है, और इब्राहिम लोदी की सेना क्या होती है, भगदड़ मच जाती है उसमें। तो भगदड़ होने की वजह से आधी सेना तो अपने आप ही एक दूसरे को मार डालते हैं, और बाकी इब्राहिम लोदी को तीर लगने पर जो सेना होती है वो हार मान लेती है, या कहें कि बाबर के सामने हथियार डाल देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी की क्या होती है, पराजय होती है। तो उन 1526, ठीक है, याद रखना है आपको, 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर पहला मुगल वंश का नींव यहाँ पर भारत में रखा जाता है। तो इस प्रकार से सल्तनत काल हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब इसके अतिरिक्त आगे की जो कहानी है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर, ओके, थैंक यू।